आज के सेशन के अंदर हम जावा का पहला प्रोग्राम बनाने वाले हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि जो पहला प्रोग्राम रहेगा उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब किसी भी जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हमको इनिशियल डेज पे कैसा प्रोग्राम बनाना चाहिए, ये हम आज के सेशन के अंदर देखेंगे। ठीक है, सो देखो, चूँकि हमको ये पता है कि हमको अभी तक क्लासेस और ऑब्जेक्ट नहीं आते हैं। ठीक है, यदि आपने C++ करी है तो आपको में भी हो सकता है कि आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होगा, पर जिन्होंने नहीं करा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आखिर में भाई जावा का प्रोग्राम बनेगा कैसे इनिशियल डेज पे, है ना। ठीक है, फिर आने वाले सेशन में हम कवर कर ही लेंगे क्लासेस और ऑब्जेक्ट को। ठीक है, सो देखो, ये आपके सामने जो दिख रहा है, ये आपके सामने यहाँ पे जो दिख रहा है, ये जावा का प्रोग्राम है। कुछ इस तरह हम जावा का प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, जो हमारा मतलब प्रोग्राम रहता है, जो सिंपल प्रोग्राम रहता है, प्रोटोटाइप से रहते हैं, जो कि एक स्ट्रक्चर है ना जावा प्रोग्राम का, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, इसके अंदर हम मल्टीपल लाइन का कोड एड कर सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें हम कर सकते हैं, पर ये कोड रहेगा, ये स्ट्रक्चर रहता है जावा प्रोग्राम का। ठीक है, देखो, जब भी हम जावा की क्लासेस बनाते हैं, ठीक है, क्लासेस बनाते हैं तो क्लासेस कहाँ से स्टार्ट होती है, क्लासेस यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, क्लासेस कहाँ से स्टार्ट होती है, क्लास बनना यहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम सबसे पहले ये कीवर्ड यूज़ करते हैं। कौन सा कीवर्ड, क्लास कीवर्ड। ठीक है, ये एक कीवर्ड होता है जिसको जब भी हम क्लासेस बनाते हैं उसके तो क्लास का नेम देने से पहले हमको इसको यूज़ करना होता है। ठीक है, और ये चूंकि ये कीवर्ड है, ठीक है, ये कीवर्ड है ना, और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं क्लास का नेम। ठीक है, देखो, जब भी हम क्लास का नेम मतलब किसी क्लास को नेम देते हैं, ठीक है, तो वो नेम 4-5 शब्दों से मिलकर बना हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 2-3-4 शब्दों से मिलके वो पर्टिकुलर क्लास का नेम हो सकता है। ठीक है, तो हर शब्द, हर वर्ड का पहला लेटर यहाँ पे कैपिटल होगा। ठीक है, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एक क्लास का नेम लिया है फर्स्ट प्रोग्राम, है ना, तो यहाँ पे 2 वर्ड्स है, पहला और ये दूसरा, ये 2 वर्ड्स है, तो दोनों वर्ड्स में पहला लेटर क्या है, यहाँ पे कैपिटल है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैमल केस। ठीक है, देखो, जरूरी नहीं है कि हमेशा हम कैमल केस को ही फॉलो करें। ठीक है, आप क्लास का नेम यदि दे रहे हो तो उसको स्मॉल लेटर से भी चालू कर सकते हो किसी भी नेम को। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, बट एक प्रोफेशनल वे जो है ना, वो ये बोलता है कि आप कैमल केस के थ्रू क्लास को नेम दीजिए। ठीक है, ये एक प्रोफेशनल वे बोलता है। ठीक है, देखो, ये क्या करता है, रीडेबिलिटी इंक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, ये जब भी ये जो कैमल केस के थ्रू हम जब भी नाम देते हैं ना किसी क्लास का, तो रीडेबिलिटी इंक्रीज करता है। कैसे, देखो, आप देखो, आप थोड़ा कष्ट करो कि देखो कि ये पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर, है ना, ये यहाँ से यहाँ तक के अंदर कितनी क्लासेस हैं, आप थोड़ा ये देखने की कोशिश करो कितनी क्लासेस है। देखो, यहाँ पे हमको क्या फोकस करना है कि कैमल केस का मतलब जो कंसेप्ट है वो फॉलो करके यहाँ पे क्लास बनाई गई होगी। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि टोटल कितनी क्लास है इस पर्टिकुलर कोड के अंदर। ठीक है, तो हमने पहले तो ये देख लिया, तो पहली क्लास तो ये रही हमारी जो हमने बनाई फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, दूसरी क्लास कौन सी होगी, दूसरी क्लास ये होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे इसने भी कैमल केस का यूज करा है। ठीक है, यहाँ पे कैमल केस का यूज करा है, डेट मीन्स की स्ट्रिंग में एस क्या है, यहाँ पे वर्ड स्ट्रिंग के एस के अंदर क्या है, एस कैपिटल है यहाँ पे। ठीक है, और एक ये क्लास हो गई सिस्टम में भी एस क्या है, यहाँ पे कैपिटल है। तो टोटल एक इस प्रोग्राम के अंदर हमारी कितनी क्लासेस हो गई, 3 हो गई टोटल क्लासेस। क्यों, देखो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे प्रोग्राम को देखते ही हमने ये पहचान ली कि अच्छा इस प्रोग्राम में 3 क्लासेस हैं। तो ये एक प्रोफेशनल वे हो गया, है ना, एक प्रोफेशनल वे होगा किसी क्लास को कैमल केस नाम, मतलब किसी क्लास का नाम कैमल केस में देने के लिए। ठीक है, सो चूंकि हमने देखो जब भी क्लास बनाएंगे तो हमको ये पता है कि एक्सिस मतलब क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं ना किसी भी क्लास नेम के पहले। ठीक है, उसके बाद हम क्लास का नाम लिखते हैं, फिर उसको स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट रहता है ओपन कर्ली ब्रेसेस एंड देन एंडिंग ब्रेसेस। ठीक है, ये होता है एक क्लास का ब्लॉक, जिसके ये मतलब देखो जिसने अभी क्लासेस नहीं पढ़ी है वो ये मान के चले कि ये कुछ नहीं, एक ब्लॉक है जिसके अंदर मल्टीपल लाइन का हम कोड लिख सकते हैं, मल्टीपल लाइन के इंस्ट्रक्शन से हम लिख सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, एक प्रॉपर मैनर में। ठीक है, ये हम कर सकते हैं।
तो देखो सबसे पहले हम इसके अंदर की चीज़ें देख लेते हैं। देखो जब भी आप क्लासेस बनाते हो है ना, जैसे यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम बनी तो क्लास का नेम और क्लास का नेम क्लास की जो फाइल बनती है, ठीक है वो कैसे बनती है, वो बनती है डॉट जावा एक्सटेंशन से। ठीक है, यदि ये क्लास बनी है ना, फर्स्ट प्रोग्राम बनी है तो फर्स्ट प्रोग्राम कैसे बनेगी, फर्स्ट प्रोग्राम कुछ ऐसे बनेगी, प्रोग्राम डॉट जावा। ठीक है, जावा डॉट जावा एक्सटेंशन का हम यूज़ करते हैं जब भी मतलब क्लास बनाते हैं तो डॉट जावा एक्सटेंशन का यूज होता है। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा है। और देखो हमेशा ये याद रखना कि क्लास का नेम और ये क्लास का नेम और ये फाइल डॉट जावा एक्सटेंशन से जो हम फाइल बनाते हैं ना, उसका नेम दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, और देखो इसमें हम और चीज़ें यूज़ करते हैं, जब भी क्लास बनाते हैं तब हम दो चीज़ें और यूज़ करते हैं। पहला कि क्लास का नेम हम पब्लिक देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हम क्लास का नेम क्या देते हैं, पब्लिक या डिफॉल्ट देते हैं। ये क्लास बाय डिफॉल्ट क्या हो सकती है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये क्लास हमारी बाय डिफॉल्ट क्या हो सकती है, एक सेकेंड है ना, मैं थोड़ा आपको ये हटा देता हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, ये देखो ये क्लास बाय डिफॉल्ट क्या हो सकती है, ये क्लास हमारी हो सकती है, ये क्लास हमारी पब्लिक हो सकती है, या तो देखो यहाँ पे हम ये पब्लिक क्या है, पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है। ठीक है, ये हम आने वाले सेशन में कवर करेंगे, पर मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ ताकि भाई थोड़ा हमको नॉलेज होना चाहिए। देखो पब्लिक ये एक एक्सेस मॉडिफायर से होता है ना, जो कि हम आने वाले सेशन में कवर करेंगे कि एक्सेस मॉडिफायर से होते क्या है। ठीक है, हम जब भी ये एक आउटर क्लास है। ठीक है, ये हमारी क्या है, एक आउटर क्लास है। ठीक है, इसके अंदर हम और भी क्लासेस बना सकते हैं। ठीक है, और भी क्लासेस क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, पर आउटर क्लास है। ये आउटर क्लास क्या हो सकती है, या तो पब्लिक हो सकती है ना, या तो फिर ये कुछ भी नहीं लिखो, या तो कुछ मत लिखो, या तो इसको पब्लिक बना दो। ठीक है, देखो आपने यदि C++ पढ़ी है तो C++ के अंदर क्या होता है, टोटल 3 एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है प्राइवेट, दूसरा होता है प्रोटेक्टेड, तीसरा होता है पब्लिक। ठीक है, और बट जावा के अंदर कितने होते हैं, 4 एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। फोर्थ देखो पहला होता है प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड फोर्थ जो कैटेगरी रहती है वो कौन सी कैटेगरी रहती है, जो यदि हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रहे तो फोर्थ कैटेगरी में आता है। ठीक है, फोर्थ कैटेगरी में आता है, डेट मीन्स कि वो डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट वो क्या हो जाता है, डिफॉल्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमको लिखने की जरूरत नहीं, पर वो डिफॉल्ट ही कहलाएगा। ठीक है, वो कौन सी कैटेगरी होती है, वो फोर्थ कैटेगरी होती है। ठीक है, तो हम जब भी आउटर क्लास बनाते हैं तो या तो आउटर क्लास के साथ पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर लिख सकते हैं, या तो कुछ भी नहीं लिख सकते, दैट मीन्स वो फोर्थ कैटेगरी में आएगा, डिफॉल्ट कैटेगरी में आएगा। ठीक है, ठीक है, और इनर क्लास जब भी हम इनर क्लास बनाते हैं, ठीक है, इस क्लास के अंदर जब भी हम देखो आने वाले सेशन में कवर करेंगे कि इनर क्लासेस वगैरह क्या होती है, बट देखो जब भी इनर क्लास बनाते हैं, ठीक है, ये मेरी यदि इनर क्लास हो गई एफ और FRT और P, ठीक है, PM, ये यदि मेरी इनर क्लास है। ठीक है, तो ये इनर क्लास के साथ हम मतलब सभी जितने भी चार कैटेगरीज है एक्सेस मॉडिफायर से, वो सारी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे हम प्राइवेट लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम प्रोटेक्टेड लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टेड लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे हम इसको पब्लिक बना सकते हैं, और या तो कुछ भी कैटेगरी यदि हम नहीं लिख रहे तो फोर्थ मतलब कुछ भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं लिख रहे कोई सा भी, तो फोर्थ कैटेगरी में आएगा, मतलब जिसको डिफॉल्ट कहेंगे। तो ये इनर क्लास की लिस्ट होगा, बट मतलब जो आउटर क्लास है, जो हमारी ये वाली क्लास है, ठीक है, वो उसके साथ सिर्फ हम पब्लिक और डिफॉल्ट 2 एक्सेस मॉडिफायर्स लिख सकते हैं। उसके अलावा हम उसको प्राइवेट और प्रोटेक्टेड नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमने समझा। देखो अब ये करली ब्रेसेस के अंदर हम देख लेते हैं कि मतलब किसी भी ब्लॉक का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा एक फंक्शन है। ठीक है, मेन क्या है, मेन एक फंक्शन होता है। ठीक है, तो आपने यदि C++ पढ़ी है तो आपको पता होगा ऑलरेडी फंक्शन चीज़ क्या होती है, बट यहाँ पे हम आने वाले सेशन में और कवर कर लेंगे कि फंक्शन से क्या होते हैं। ठीक है, मेथड्स यहाँ पे जावा में उनको मेथड्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये फंक्शन जो मेन फंक्शन है, ठीक है, ये क्या है कि ये पर्टिकुलर कुछ टास्क परफॉर्म करता है और रिटर्न में कुछ मतलब रिटर्न में ये कुछ देगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने वॉइड लिखा है। ठीक है, वॉइड मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं करता। ठीक है, यदि यहाँ पे ये जो मेन फंक्शन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ भी इसका अंदर का मतलब ये एक ब्लॉक है इसके अंदर का कुछ भी कोड है, मतलब यहाँ पे हमने कुछ भी लिखा है या कुछ भी ऐसा चीजें लिखे हैं, वो चीजें इसको परफॉर्म करके रिजल्ट देने का काम, ये मेन का काम। यदि हम मेन का स्ट्रक्चर देखें कि मेन मतलब जावा के अंदर कौन सा प्रोटोटाइप मतलब मेन मेथड के लिए यूज होता है, मेन फंक्शन के लिए यूज होता है। देखो ये एक बाय डिफॉल्ट प्रोटोटाइप, मतलब एक उनका प्रोटोटाइप है जो कि हमको प्रोटोकॉल जो कि हमको फॉलो करना पड़ता है। ठीक
ठीक है। देखो सबसे पहले मेन फंक्शन के अंदर हम क्या लिखते हैं, मेन फंक्शन के अंदर हम पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर लिखते हैं। देखो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर लिखते हैं, इसका मतलब ये है कि जो मेन फंक्शन है, ठीक है, ये जो हमारा मेन फंक्शन है विजिबल है, किन के लिए, ये सारी चीजों के लिए ये विजिबल है, ठीक है, ये सब के लिए विजिबल है, इसको सब एक्सेस कर सकते हैं, सब देख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा एक्सेस मॉडिफायर तो हम आने वाले सेशन में पढ़ लेंगे, ठीक है। अब हम दूसरा क्या देखते हैं, स्टैटिक। देखो स्टैटिक कीवर्ड का मतलब क्या होता है कि स्टैटिक कीवर्ड डेट मीन्स कि स्टैटिक, यदि हम किसी मेंबर के साथ, किसी क्लास मेंबर के साथ स्टैटिक लिख रहे हैं, डेट मीन्स कि वो पर्टिकुलर क्लास मेंबर वो किसी क्लास का पार्ट है, ना कि ऑब्जेक्ट का। मतलब जब भी उसको कॉल करेंगे तो हमको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं रहेगी, उसको हम क्लास के नेम के थ्रू, मतलब ये जो क्लास है ना, इस नेम के थ्रू हम उसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात और उसके बाद तीसरी बात ये कि इसका हम मतलब एक सेशन लेंगे, उस सेशन के अंदर पूरा स्टैटिक हम कवर करेंगे, क्योंकि देखो स्टैटिक मल्टीपल चीज़ों के साथ यूज होता है। स्टैटिक वेरिएबल्स के साथ यूज होता है, क्लासेस के साथ यूज होता है, फंक्शंस के साथ यूज होता है, इनर क्लास, मल्टीपल चीज़ों के साथ स्टैटिक कीवर्ड यूज किया जा सकता है। इसके हम एक अलग से सेशन कवर करेंगे, उसमें कर लेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। बट अभी देखो स्टैटिक क्या होता है, किसी क्लास का पार्ट होता है ना, और वो मेमोरी भी कब लेता है, जब मतलब जब क्लास लोड होती है, ठीक है, वो किसी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, मतलब हमको ऑब्जेक्ट बनाना ही नहीं पड़ेगा जब भी हम किसी मतलब स्टैटिक मेंबर को कॉल करेंगे। यहाँ पे हमारा मेन क्या है, एक स्टैटिक मेंबर है किसी क्लास का, ठीक है। यहाँ पे मेन को जब भी कॉल करेंगे हमको मतलब जब भी मेन को कॉल करेंगे तो हमको इसकी जरूरत नहीं रहेगी किसी ऑब्जेक्ट बनाने की। यहाँ सिंपल हम सिंपल क्लास का नेम लिखेंगे, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट मेन। यहाँ पे मतलब जेवीएम करेगा ऐसा, है ना, ये हम नहीं करते हैं। देखो जेवीएम एक्चुअली में हमने अभी नहीं पढ़ा, हम आने वाले सेशन में उसको जेवीएम को कवर करेंगे, ठीक है। पर यहाँ पे देखो इंटरनली जो हमारा मेन वो रहता है, ठीक है, कौन हमारा जेवीएम रहता है, वो इंटरनली इसको इस चीज़ को किसको, इस मेथड को क्या करता है, क्लास के फर्स्ट प्रोग्राम जो भी हमारी क्लास रहती है उस क्लास के थ्रू कॉल करता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं रहती, ठीक है। ये हमारा ऐसा क्या करता है, इसको कॉल करने का काम करता है, ठीक है। ये कौन करता है, ये जेवीएम के द्वारा होगा, ठीक है। ये जो चीज़ होगी ना, ये जेवीएम के द्वारा होगी, ये हम नहीं करते, ठीक है। ये मेन मेथड को कॉल वही करता है। देखो मेन मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। क्यों इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि ये एग्जीक्यूशन, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट रहता है एग्जीक्यूशन के अंदर, ठीक है। जब भी जेवीएम हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन जो कि हमने फीचर्स में देखी थी, जावा वर्चुअल मशीन जब भी एग्जीक्यूट करेगी हमारे प्रोग्राम को, तो वो सबसे पहले किसको मतलब सर्च करेगी, वो मेन फंक्शन को सर्च करेगी हमारी क्लास के अंदर, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करने का काम करेगी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और इसके अंदर का कोड को लाइन बाय लाइन प्रोसेस करेगी और एग्जीक्यूट करने का काम करेगी, ठीक है। ये मल्टीपल लाइन कवर करने का काम करती है मेन मेथड। एंड देन दूसरी, यदि आपके किसी क्लास के अंदर आपके पास एक मेथड है तो समझ जाइए वो मेन मेथड ही होगी, ठीक है। तो हम आगे देख लेते हैं कि कैसे क्या रहता है। देखो स्टैटिक का हमने समझ लिया कि स्टैटिक क्या रहता है, ठीक है। हम इसके बाद क्या देखते हैं, हम इसके बाद देखते हैं कि भाई ये जो है ये वॉइड का मतलब ये होता है कि मेन मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगी। देखो यहाँ पे किसी भी फंक्शन के साथ हम वॉइड भी लिख सकते हैं, हम कुछ डेटा टाइप से लिख सकते हैं, जैसे इंट हो गया, डबल हो गया, फ्लोट हो गया, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। बट यहाँ पे मेन मेथड कुछ चूंकि रिटर्न नहीं करती, मतलब मेन मेथड को जब भी जेवीएम कॉल करता है ना जावा वर्चुअल मशीन, तो ये कुछ रिटर्न नहीं करती। या क्या करती है, डायरेक्ट जेवीएम इसको कॉल कर देता है और इसको एग्जीक्यूट करता है। मतलब इसके अंदर सारे, देखो इसका मेनली यूज होता है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज होता है, फिर किसी फंक्शन को कॉल करने के लिए यूज होता है, तो इन चीज़ों के लिए इसका सिर्फ यूज होता है। यहाँ पे हम मल्टीपल लाइन का कोड नहीं लिख सकते, ठीक है। देखो ये मेन मेथड बना दी है ना, ये कुछ रिटर्न नहीं करेगी, ठीक है। ये मेथड का नेम हो गया। और ये जो पेरेंथेसिस है, ठीक है, इन पेरेंथेसिस के अंदर आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर एक मतलब एक स्ट्रिंग टाइप का अरे हमको एज आर्ग्यूमेंट पास करना होता है। देखो आपने यदि मतलब प्रोग्रामिंग में नए हो, आपने यदि C++ नहीं पढ़ी है तो आपको ये पता नहीं होगा कि ये क्या होती है, मतलब ये चीज़ क्या होती है, ठीक है। आपने अभी यदि मतलब नहीं पढ़ी है, आपने यदि लाइक C++ नहीं पढ़ी तो आप इस चीज़ के लिए नए होंगे, ठीक है, कि भाई मतलब आर्ग्यूमेंट कैसे पास करता है कैसे नहीं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या रहता है कि एक अरे हम मतलब एक अरे स्ट्रिंग अरे हम इसको यहाँ पे पास करते हैं, कहाँ से, कमांड लाइन के थ्रू, ठीक है। वो हम बार बार ऐसे पास नहीं करेंगे, मतलब ये जरूरी नहीं, बट ये क्या है कि ये मेन मेथड का मेन फंक्शन का एक स्ट्रक्चर है जो कि हमको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे ये एक अरे लेता है, अरे आप समझ गए होंगे अरे कैसा रहता है, आपने ये एक मतलब एक ऐसा ये अरे रहता है जिसके अंदर सारा स्ट्रिंग
कवर होगा, ठीक है। इन अरे के बॉक्सेस के अंदर हम सारे स्ट्रिंग, मतलब यदि मान लो यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपने कुछ स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है, यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग ले लिया, यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग ले लिया, तो ऐसा स्ट्रिंग हम क्या करते हैं, हम कमांड लाइन से इसको देते हैं, ठीक है, मेन फंक्शन को। देखो आर्ग्यूमेंट क्या रहता है, आर्ग्यूमेंट वो रहता है जो कि हम किसी भी फंक्शन के साथ मतलब किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं तब उसके साथ पेरेंथेसिस के अंदर देते हैं, ताकि आपको मतलब कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो टास्क परफॉर्म करना है, तो वो यूजेबल हो सके वो चीज़ें, ठीक है, वो हम पहले से ही दे देते हैं, ठीक है। वो होता है क्या, आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स स्ट्रिंग अरे पास होती है, ठीक है। इसका आप देखो यहाँ पे आप ये मतलब जो भी मतलब यहाँ पे अरे का नाम आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ जरूरी नहीं ARGS यूज करो, ठीक है, आप इसकी जगह कुछ भी अरे लिख सकते हो, ठीक है। ये आप इसका ये चेंज कर सकते हो, मतलब ये जो मतलब स्क्वायर ब्रैकेट से ये आप इसके बाद भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये मतलब ऐसी जरूरी नहीं, बट ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको आर्ग्यूमेंट के अंदर जब भी हम मेन फंक्शन बनाते हैं, आपको ये आर्ग्यूमेंट के रूप में ऐसा मतलब शो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं इसके अंदर ये क्या हो गया, ये जो हमारा हो गया, ये क्या है, ये हमारी क्या है, ये हमारी स्टेटमेंट है इस फंक्शन के अंदर का, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट कहलाता है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है। देखो सबसे पहले देखा कि ये हमारी क्या होती है, क्लास होती है, क्योंकि इसका पहला वर्ड क्या है, ये इसका पहला वर्ड है, मतलब पहला इस वर्ड का पहला शब्द का पहला लेटर क्या है, कैपिटल एस, तो ये हमारी क्लास हो गई। जैसे ही क्लास के बाद डॉट दिखे तो आप समझ जाइएगा, यहाँ पे मैंने जैसे लिखा आप समझ जाइएगा कि आने वाला जो भी है वो क्या है, वो कोई स्टैटिक मेंबर है ना, क्लास का कोई भी स्टैटिक मेंबर है, ठीक है, स्टैटिक मेंबर है। देखो यहाँ पे वो शायद मतलब JVM जो मतलब फाइल कैसे बनी है वो शायद डिलीट हो गया, मैं वापस लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा, ठीक है। जो हम डॉट जावा एक्सटेंशन से हमारी एक्सटेंशन के थ्रू हमारी जावा की फाइल बनती है, ठीक है। ये हमको करना पड़ता है, और क्लास का नेम और जो हमारा क्लास का नेम दे रहा है और ये फाइल का नेम मस्ट भी सेम होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ें सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हम कहाँ थे, हम यहाँ पे थे, ये हम मतलब डॉट आउट पे थे। तो आउट क्या होता है, आउट मतलब एक स्टैटिक मेंबर है किसका, सिस्टम क्लास का, ठीक है। तो देखो हम आउट को थोड़ा देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, ये क्या रहता है कि ये जो क्लास है ये प्री डिफाइन मतलब जावा में पहले से प्रोवाइड की गई क्लास है, ठीक है, ये हमको बनानी ही नहीं पड़ती, बट मैं आपको मतलब एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि कैसी बनी होगी, मतलब कैसे इसको बनी होगी। देखो ये क्लास बनी होगी, ठीक है, ये क्लास बनी होगी, उसके अंदर मतलब आउट मतलब स्टैटिक मेंबर है, तो उसको कुछ इस प्रकार डिक्लेयर करा होगा, ठीक है, इस प्रकार डिक्लेयर करा होगा। तो ये आउट जो वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पे जो डिक्लेयर किया गया है ये किसका ऑब्जेक्ट है, मतलब देखो इसके बाद ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, मतलब एक रेफरेंस वेरिएबल है, किसका, प्रिंट स्ट्रिंग का रेफरेंस वेरिएबल है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो आउट है, आउट क्या है होता है कि आउट ये एक रेफरेंस वेरिएबल होता है, ठीक है। ये आउट क्या है, ये आउट एक रेफरेंस वेरिएबल है जो क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है किसको, किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको पॉइंट करने का काम कर रहा है, मतलब इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने का काम कर रहा है। कौन कर रहा है पॉइंट, ये आउट, एक जो कि रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है, जो पॉइंट कर रहा है और क्या आसानी से एक्सेस कर सकता है किसको, इस चीज को, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस क्लास के सारी चीजों को एक्सेस कर सकता है। कौन कर सकता है, आउट, जो कि एक रेफरेंस वेरिएबल। देखो चूंकि ये एक रेफरेंस वेरिएबल है जो कि इंटरनली पॉइंटर की तरह वर्क कर रहा है। देखो हमने फीचर से में देखा कि जावा पॉइंटर्स को सपोर्ट नहीं करता, बट यहाँ पे जो हमारा आउट मतलब जो भी आउट रेफरेंस वेरिएबल से रहते हैं जो कि क्या करते हैं इंटरनली, देखो ये हमको जावा डेवलपर्स को अलाउ नहीं करता, बट इंटरनली वो पॉइंटर को यूज कर लेता है कभी कभी, ठीक है। हमको इसलिए अलाउ नहीं करता क्योंकि सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है, ओके हो सकती है इसलिए, ठीक है। तो जो देखो ये मान के चलो कि जो ये हमारा रेफरेंस वेरिएबल है जो किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, और उस ऑब्जेक्ट के ये देखो ये यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल, ये ऑब्जेक्ट का क्या है, ये एड्रेस है 100, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि ये 100 क्या है, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का क्या है, एड्रेस है मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, जो आउट है, ठीक है, जो आउट रेफरेंस वेरिएबल जो कि इसको पॉइंट कर रहा है वो क्या कर सकता है इजीली, मतलब इस पर्टिकुलर एड्रेस के थ्रू क्या कर सकता है, इस ऑब्जेक्ट की जितनी भी चीजें मतलब ये जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे ये प्रिंट स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है तो ये प्रिंट स्ट्रिंग क्लास की सारी चीजों को क्या कर सकता है, आउट एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो देखो यदि आपको अभी इनिशियल डेज पे समझ नहीं आ रहा है कि ये रेफरेंस वेरिएबल क्या होते हैं, तो आप ये मान के चलो कि ये जैसे ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये प्रिंट स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, कौन, आउट, ठीक है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो ये इसको पॉइंट कर रहा है तो हम ये तो मान के चल सकते हैं ना कि ये मान लो यही ऑब्जेक्ट है, कौन, हमारा आउट ही ऑब्जेक्ट है। तो ये किसका ऑब्जेक्ट है, देखो ये चूंकि मतलब प्रिंट स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट को अपॉइंट कर रहा है, ठीक है,
तो यदि उसको पॉइंट कर रहा है, दैट मीन्स कि ये मान के चल लो, यदि आपको अभी अभी समझने में दिक्कत आ रही है कि आउट खुद एक ऑब्जेक्ट है किसका, प्रिंट स्ट्रीम का, ठीक है। चूंकि हालांकि ये पॉइंट कर रहा है सिर्फ उसको, किसको, मतलब प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट हो, बट ये मान के चल लो अपन तो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, कौन, आउट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है, इन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं प्रिंट स्ट्रीम क्लास की, ठीक है। ये एक प्री डिफाइंड क्लास है प्रिंट स्ट्रीम, ठीक है, जो कि जावा खुद हमको प्रोवाइड करती है ना, हमको बनाने की जरूरत नहीं रहती, पर आपको एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि कुछ जावा इस प्रकार बनी होगी, ठीक है। उसके अंदर प्रिंट ऑफ एलन मेथड कुछ इस प्रकार होगी, ठीक है। तो ये आउट उसको एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि सिस्टम, फिर उसका स्टैटिक मेंबर, ठीक है, स्टैटिक मेंबर हमने यहाँ पे देख लिया। फिर उसके बाद डॉट है ना, डॉट जैसे ही डॉट के बाद यदि कुछ आ रहा है, ठीक है, जैसे आउट के बाद जैसे डॉट कुछ आ रहा है, मतलब डॉट के बाद कुछ आ रहा है, तो जिसका मतलब वो क्या कर रहा है, उसके मतलब किसी क्लास के मतलब उसके पर्टिकुलर डेटा, उस पर्टिकुलर मेंबर को क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि हम क्या देख रहे हैं कि प्रिंट एलन क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि किसने प्रोवाइड करा है, जावा ने ऑलरेडी हमको प्रोवाइड करा है, ठीक है। गाइस सॉरी, मैंने क्या करा था, मैं मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे गलती से क्या लिख दिया, प्रिंट ऑफ एलन लिख दिया। यहाँ पे आप इसको चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे ये प्रिंट एलन फंक्शन आएगा, ठीक है। ये मेरी टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, जिसके तो मैंने उसको गलती से प्रिंट ऑफ लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि देखो, यहाँ पे आप वापस आ जाते हैं कि यहाँ पे मतलब आउट डॉट प्रिंट ऑफ एलन आया, डेट में प्रिंट एलन आया, डेट मीन से क्या कर रहा है कि मतलब फंक्शन प्रिंट एलन फंक्शन को कॉल कर रहा है, किसके, प्रिंट इस फंक्शन को, मतलब इसको कॉल करेगा यहाँ से इसको प्रिंट स्ट्रीम क्लास के प्रिंट एलन फंक्शन को कॉल करेगा। और उसके अंदर मतलब देखो, पैरेंथेसिस के अंदर हमने मतलब पैरेंथेसिस के अंदर हमने एक स्ट्रिंग दिया है डबल कोट्स के अंदर, ये डबल कोट्स होते हैं, ठीक है। ये डबल कोट्स के अंदर हमने एक हेलो जी दिया है। डेट मीन से क्या करेगा, जो प्रिंट एलन फंक्शन कॉल होगा और क्या रिटर्न करेगा, कंसोल पे हेलो जी रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये हमने एक पूरा देखा कि फर्स्ट प्रोग्राम हम कैसे लिखते हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसे हम चीज़ों को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैंने देखो ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो क्या है कि प्री डिफाइंड मतलब पहले से जावा ने प्रोवाइड की है हमारे लिए, हमको ये बनाने की जरूरत नहीं रहती। पर मैंने आपको एक मतलब समझाया कि भाई कैसे मतलब डिक्लेयर करा है, आउट कैसे डिक्लेयर करा है, प्रिंट एलन फंक्शन, प्रिंट एलन मतलब जो एलन फंक्शन रहता है वो कैसे रहता है। तो देखो यहाँ पे जो ये प्रिंट एलन लिखा है ना, ये मतलब कि मतलब जब भी कंसोल पर मतलब हमको डिस्प्ले करेगा कुछ आउटपुट, वो क्या करेगा, न्यू लाइन से करेगा, ठीक है। इसका ये मतलब रहता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी, ये कि हम पहला प्रोग्राम कैसे करते हैं। इसको आप पूरा वीडियो को देखना, स्टार्टिंग पॉइंट से मतलब एंडिंग पॉइंट तक पूरा वीडियो देखना, आपको बरोबर समझ में आएगा। मैं देखो ऐसे मतलब कुछ भी आपको परोसने नहीं आया हूँ, ठीक है। देखो सब बना रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं आपको, सब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, पर मेरा ये मकसद है कि आपको सारी चीज़ें डीपली पता होनी चाहिए। ये सेशन बहुत बड़ा है, देखो नहीं तो आप नॉर्मली देखोगे कि 10 मिनट में कोई भी आपको पहला प्रोग्राम बता देगा, पर ये 20 मिनट से शायद ऊपर हो चुका होगा, है ना, ये 20-22 मिनट से ऊपर हो चुका होगा। तो इसमें मैंने ये बताने की कोशिश करी कि भाई इसको डीपली यदि कुछ पूछ ले आपको इंटरव्यूअर, तो आपको कैसे बताना है, ठीक है। तो इस सेशन में हमने पहला प्रोग्राम मतलब कंप्लीट कर लिया कि कैसे करते हैं, ठीक है। हम आने वाले सेशन के अंदर मतलब आने वाले सेशन में हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स और डेटा टाइप और सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।